गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपकी वीडियो को लेकर जो भी राय हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मो आंटी जियांग के घर अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए जाता है, पर जूजी और जाओयुन मो की बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं, जिस वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। तो क्यूहान उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने घर ले जाती है, जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलवाना चाहती थी और मो के साथ अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहती थी। अब सीन जियांगनांग में क्यू फैमिली का होता है। हमें सामने क्यूहान के फादर और ग्रैंडपा को दिखाते हैं, जो सामने के टेबल पर बैठे हुए थे। क्यूहान के ग्रैंडपा क्विन क्यूहान से बोलते हैं, तो तुम अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आई हो। क्यूहान कहती है हाँ। फिर वो अपने फादर और ग्रैंडपा से मो का इंट्रोडक्शन करवाती है। मो भी ग्रैंडपा और क्यूहान के फादर से हेलो बोलता है। ग्रैंडपा क्विन मो से बोलते हैं, मैंने क्यूहान से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम बहुत सारी लड़ाइयाँ जीत चुके हो, तुम सच में एक बहुत ज्यादा अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हो। पर क्यूहान के फादर एटीट्यूड के साथ बोलते हैं, हमारी क्यू फैमिली बहुत पुरानी और बहुत बड़ी फैमिली है, जिसकी आउटस्टैंडिंग रेपुटेशन पूरे चाइना में काफी लंबे समय से फैली हुई है। क्या कोई भी थक आकर हमारा सन इन लॉ बन सकता है? सन इन लॉ मतलब दामाद। फिर ग्रैंडपा क्वीन मो से बोलते हैं, मो तुम ये खाना खाकर प्लीज यहाँ से चले जाना। क्यूहान ये सुनकर शौक हो जाती है, पर मो उनसे बोलता है ठीक है, क्योंकि वो अपने मन में सोचता है वैसे भी मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है, तो मुझे यहाँ से जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। पर क्यूहान यहाँ पर मो का साथ देते हुए उन लोगों पर भड़कते हुए कहती है, ऐसा होने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता, मैं इससे ही प्यार करती हूँ और इसके अलावा किसी और से शादी नहीं करने वाली। ग्रैंडपा क्वीन भी गुस्से में खड़े हो जाते हैं और टेबल पर हाथ मारते हुए क्यूहान से बोलते हैं, तुम अपनी ये बकवास करना बंद करो, तुम दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हो। फिर क्यूहान के फादर भी बोलते हैं, क्यूहान तुम अपने काबू से दिन ब दिन बाहर होती जा रही हो, तुम ये बात मत भूलो कि तुम्हारी सगाई हो चुकी है, तुम्हारा एक फियांसे है और लू फैमिली ऐसी नहीं है जिसे हम ऑफेंड कर सके। मो क्यूहान के फियांसे का सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो जाता है, पर क्यूहान की चुप्पी और उसके आंसू मो को सारे जवाब दे देते हैं। इसलिए मो क्यूहान से बोलता है, मुझे माफ करना पर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो बोलकर मो वहाँ से जाने लगता है, तो क्यूहान मो को आवाज देकर उसको रोकने की कोशिश करती है और साथ ही उससे बोलती है, मुझे ये सारी बातें समझाने का मौका दो। पर मो उसकी ये बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। क्यूहान भी मो का पीछा करते हुए बाहर आ जाती है और उसको आवाजें देती है। फिर मो थोड़े आगे जाकर रुक जाता है, जहाँ क्यूहान मो से बोलती है, ये ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। पर मो बोलता है, क्यूहान अगर तुम्हारी सगाई पहले ही हो चुकी है तो तुम मेरा यूज कर कर इस सगाई को क्यों तोड़ना चाहती हो? क्यूहान मो से बोलती है, ऐसे एक्ट करना बंद करो जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। असल में लू फैमिली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उन्होंने ही उनके लड़के के साथ शादी करने के लिए मुझे चुना था। अगर उस समय मैं शादी के लिए मना कर देती तो मुझे पूरी जिंदगी में कोई भी फ्रीडम नहीं मिलती और न ही वो मुझे कभी घर से बाहर निकलने देते, और इसीलिए मैंने उस समय ये सगाई कर ली थी। जो बोलती हुए क्यूहान बहुत जोर जोर से रोने लगती है। क्यूहान के आंसू देखकर मो का दिल भी पिघल जाता है और वो उसके आंसू पोंछते हुए उसको संभालता है और उससे कहता है, क्यूहान मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और वहीं हमें एक और आदमी को दिखाते हैं, जो शेडोज में छुपा हुआ मो और क्यूहान को देख रहा था और साथ ही वो अपने मन में सोचता है, आखिर ये लड़का कौन है और इसकी मेरे फियांसे को छूने की हिम्मत भी कैसे हुई। फिर नेक्स्ट सीन अगले दिन सुबह का होता है, जहाँ मो क्यूहान के साथ क्यू फैमिली वापस आ गया था। जहाँ मो ग्रैंडपा क्वीन से बोलता है, ग्रैंडपा मैं वापस आ गया। ग्रैंडपा क्वीन चुपचाप अपने मन में सोचते हैं, आखिर यहाँ पे कौन है जो तुम्हारा ग्रैंडपा है। पर क्यूहान के फादर मो से बोलते हैं, मो आखिर तुम इतने ज्यादा बेशरम कैसे हो सकते हो? तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम हमारी फैमिली के अंदर आ सकते हो? मैंने अभी तक किसी भी इंसान से नहीं कहा कि वो तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दे, इसलिए जल्दी से खुद से यहाँ से दफा हो जाओ। पर मो क्यूहान की वजह से ये सारी की सारी बातें चुपचाप सुनता रहता है। तभी वहाँ पर एक लड़के की आवाज आती है और वो उससे बोलता है, क्या क्यू फैमिली अभी भी जिंदा है? पर उसकी ये आवाज सुनते ही क्यूहान ये समझ जाती है कि ये लू जियांगनिंग की आवाज है। ये लू जियांगनिंग लू फैमिली का बड़ा लड़का और साथ ही क्यूहान का फियांसे है। ग्रैंडपा क्वीन जियांगनिंग को देखकर उसे बोलते हैं, प्लीज तुम यहाँ आओ, मेरे साथ बैठो। फिर क्यूहान के फादर भी बोलते हैं, जियांगनिंग क्या तुम यहाँ पर हमें हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए आए हो? सच में ये तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। पर जियांगनिंग उन लोगों से बोलता है, क्या हैप्पी न्यू ईयर विश करने? मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपके यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर विश करने आऊँ। असल
में मैं तो यहाँ पर मेरा डाउट क्लियर करने के लिए आया हूँ। क्यूहान के फादर जियांगनिंग से बोलते हैं, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो। जियांगनिंग उनसे बोलता है, अच्छा सवाल है, अब तुम लोग ही मुझे बताओ कि आखिर ये लड़का कौन है और कल रात को ये क्यूहान को रास्ते में हक क्यों कर रहा था। ये बात सुनते ही क्यूहान के फादर और ग्रैंडपा दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि असल में उन दोनों को भी ये बात नहीं पता थी और वो दोनों ही एक साथ एक ही बात सोचते हैं, हम किसी भी कीमत में इन दोनों को एक साथ नहीं होने देंगे। फिर ग्रैंडपा क्वीन अपनी इज्जत बचाने के लिए जियांगनिंग से बोलते हैं, अगर अब तुमने ये देख ही लिया है तो तुमसे ये सब छुपाने का कोई भी फायदा नहीं है। असल में ये लड़का एक बहुत बड़ा बदमाश है जो हमारे क्यूहान को हमेशा परेशान करता रहता है। क्यूहान भी ग्रैंडपा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। क्यूहान के फादर भी अपने फादर का साथ देते हुए बोलते हैं, ये आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल फीलिंग से भरा हुआ है और ये क्यूहान से बात करने के लिए हमेशा उसका पीछा किया करता है और आज तो ये इसके घर तक आ गया और हम लोग इसको यहाँ से निकालने की बस तैयारियां ही कर रहे थे। वो ये पूरी बातें सुनकर एक अजीब सी शक्ल बना लेता है और अपने मन में सोचता है, ये सारे काम तुम्हारी लड़की करती है, ना कि मैं। जियांगनिंग भी मो को बड़े गौर से देखता है और फिर एक चैन की सांस लेते हुए कहता है, जैसा मैंने सोचा था, क्यूहान ऐसे किसी जंगली से प्यार कैसे कर सकती है, जरूर से ही ये एक बदमाश इंसान है। और अब जियांगनिंग की बातें सुनकर मो गुस्से में सोचता है, अब तुम रुको और देखते जाओ, ये सही समय नहीं है कि मैं तुम पर गुस्सा कर सकूं, इसलिए बस मैं अपने आप को ही सेटिस्फाई कर सकता हूँ। इसलिए मो जल्दी से क्यूहान की कमर में हाथ डाल देता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। क्यूहान भी ये देखकर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और मो उन लोगों के सामने उनसे कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, तो क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है। क्यूहान भी ये देखकर बोलती है, मो सच में तुम्हारे अंदर तो बहुत सारी हिम्मत है। जियांगनिंग तो ये देखकर आग बबूला हो गया था, पर ग्रैंडपा क्वीन उसे शांत करते हुए उससे बोलते हैं, अगर तुम इस इंसान को मारना भी चाहते हो तो हमें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ग्रैंडपा की बातें सुनकर क्यूहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने मन में सोचती है, ग्रैंडपा ने मुझसे एक बार कहा था कि जियांगनिंग बचपन से ही स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा है और वो एक फर्स्ट क्लास स्वॉर्ड्समैन है, यानी मेरे ग्रैंडपा और फादर सच में मो को मारना चाहते हैं। फिर जियांगनिंग ग्रैंडपा से पूछता है, आखिर आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं, ये लड़का तो मेरी तलवार के लायक भी नहीं है और ऊपर से आज न्यू ईयर का फर्स्ट डे है। ग्रैंडपा क्वीन भी बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा। जियांगनिंग ग्रैंडपा क्वीन का इशारा समझ जाता है और वो मुंह से कहता है, थोड़ी ही देर में साउथ फैमिली से यहाँ पर कई सारे लोग क्यून फैमिली में आने वाले हैं जो इन लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश करेंगे और उन लोगों को देखकर तुम्हारे जैसे जंगली को ये पता चलेगा कि क्यून फैमिली का स्टेटस क्या है और इससे तुम ये समझ सकते हो कि कोई भी कुएं का मेढक किसी हंस से दोस्ती नहीं कर सकता। क्यूहान के फादर हंसते हुए जियांगनिंग की बातों में शामिल होते हैं और उससे कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम तो सच में बहुत ज्यादा होशियार हो, इसलिए अभी के लिए हम इस लड़के की जान को बख्श देते हैं। पर क्यूहान को इस सब में कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो सबके सामने सच बताने की कोशिश करती है, पर मो उसे रोकते हुए उससे बोलता है, तुम्हें किसी को भी कुछ भी समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है, पर तुम बस वो प्रॉमिस याद रखो जो मैंने तुमसे किया था और कुछ भी हो जाए मैं उसे पूरा जरूर करूंगा। जिसके कुछ ही घंटों बाद बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग क्यू फैमिली के यहाँ पर दावत में आने लगते हैं और क्यू फैमिली की रौनक को देखकर आपस में बातें करते हुए बोलते हैं, जो भी लड़का क्यूहान से फ्यूचर में शादी करेगा सच में उसकी जिंदगी तो बन जाएगी, पर जो भी क्यू फैमिली का सन इन लॉ होगा वो किसी ड्रैगन की तरह होना चाहिए। जियांगनिंग उन लोगों की ऐसी बातें सुनकर अपने मन में सोचता है, हाँ तुमने सही कहा, बिल्कुल मेरी तरह। जिसके बाद जियांगनिंग ग्रैंडपा क्वीन को एक गिफ्ट देते हुए उनसे बोलता है, मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करते हुए एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस छोटे से गिफ्ट को एक्सेप्ट करेंगे। पर जियांगनिंग जो ये गिफ्ट देता है वो द टैंग डायनेस्टी टेम्पल का नाइट पर्ल था, जिसे देखकर ग्रैंडपा क्वीन भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और बाकी लोग भी जो उस नाइट पर्ल को देखते हैं वो लोग भी इसे हैरानी के साथ देखते हुए बोलते हैं, ये तो एक बेशकीमती आर्टिफैक्ट है, अगर चाइना की कोई सी भी बड़ी अमीर घराने की फैमिली क्यों ना हो, अगर उसके पास ये हो तो वो उसको सेल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, पर जियांगनिंग तो इस पर्ल को ऐसे ही दे रहा है, ये तो सच में एक बहुत ज्यादा कमाल की बात है। फिर जियांगनिंग मो की तरफ देखते हुए उससे बोलता है, मैंने सुना था कि ये जेंटलमैन भी क्यूहान को पसंद करते हैं, पर मुझे इसके बारे में नहीं पता कि आखिर ये क्या गिफ्ट लेकर यहाँ पर आए हैं। मो जियांगनिंग की ये बात सुनकर अपने मन में सोचता है, मैं इतनी ज्यादा अच्छी और कमाल की चीज को किसी को नहीं देना चाहता था, पर मुझे क्यूहान की इज्जत रखने के लिए ऐसा करना ही होगा। फिर मो अपने पास से अपना चाम निकाल कर आगे बढ़ा देता है तो जियांगनिंग जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, आखिर ये क्या है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम तो क्यूहान को अपना बनाना ही नहीं चाहते, आखिर ये नकली और सस्ती सी जेट पेंडेंट लेकर तुम ग्रैंडपा को कैसे दे सकते हो। बाकी सब लोग भी जियांगनिंग की बातों में शामिल हो जाते हैं और मो के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, जो सब सुनकर ग्रैंडपा क्वीन का दिमाग खराब हो
जाता है और वो खड़े होकर मो के चार्म को जमीन पर फेंक देते हैं और मो से बोलते हैं कि तुम यहाँ से जल्दी से दफा हो जाओ। पर तभी वहाँ पर टाइजिंग कई सारे गिफ्ट्स लेकर वहाँ पर आ जाता है और उन लोगों से मो के बारे में पूछता है कि मिस्टर मो यहाँ पर है। जिसके बाद टाइजिंग ग्रैंडपा क्वीन और मो को हैप्पी न्यू ईयर विश करता है और उन लोगों से कहता है मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बुरे नहीं लगेंगे। वहाँ खड़े सभी लोग टाइजिंग को देखकर आपस में बातें करते हैं कि ये अंडरग्राउंड एम्परर आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है और मैंने सुना कि ये मो को भी हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा था। तो क्यूहान के फादर और ग्रैंडपा दोनों को ही ऐसा लगता है कि मो जरूर बहुत ज्यादा गलत कामों में है, इसलिए तो टाइजिंग उससे इतने ज्यादा अच्छे से बात कर रहा है। पर देखते ही देखते कुछ ही देर में जाओ क्वीन, जाओ मिंग और लिंगजी भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो तीनों ही ग्रैंडपा क्वीन के साथ मो को भी हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। ग्रैंडपा क्वीन भी ये देखकर समझ नहीं पाते कि आखिर मो कौन है, पर जियांगनिंग चिल्लाते हुए उन लोगों से पूछ ही लेता है कि आखिर इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है और फिर वो मो से पूछता है तो तुम यहाँ पर प्लास्टिक लेकर कैसे आ सकते हो। तो मो उन लोगों को बताने के लिए कि उसने क्या दिया था, मो टाइजिंग के पास जाकर उससे गन मांगता है और फिर गन को लेकर ग्रैंडपा क्वीन के ऊपर पॉइंट कर देता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और क्यूहान को भी ऐसा लगता है कि जैसे मो उसके ग्रैंडपा को नुकसान पहुंचाने वाला है। ग्रैंडपा क्वीन मो से पूछते हैं क्या सच में तुम मुझे मारने वाले हो, और तभी मो उनके ऊपर 3 बुलेट्स को शूट कर देता है। पर वो बुलेट्स ग्रैंडपा क्वीन को लगती उससे ही पहले वो बैरियर से टकराकर ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। ग्रैंडपा क्वीन ये देखकर उनकी जान उनके हलक में आ जाती है और वो ये कहते हैं कि आखिर ये ब्लॉक कैसे हो गई। फिर जियांगनिंग भी बोलता है ये नामुमकिन है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो ग्रैंडपा क्वीन को अपने ब्लू लाइट चार्म के बारे में बताता है कि इसे ब्लू लाइट चार्म कहते हैं और ये किसी भी इंसान की 3 बार जान बचा सकता है, जिसमें से पहली बार आपको बताने के लिए बर्बाद हो चुकी है। ग्रैंडपा क्वीन ऐसा मैजिकल आइटम देखकर बहुत ज्यादा दंग थे क्योंकि उन्हें ऐसा आइटम जिंदगी में पहली बार देखा था। और जैसे ग्रैंडपा क्वीन जियांगनिंग को ये बोलकर वहां से भगा देते हैं कि तुम्हारी और क्यूहान की शादी बचपन में पक्की की गई थी, पर वो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है और खुद के डिसीजन खुद से ले सकती है और हम भी हमारे डिसीजन उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते, इसलिए ये इन दो फैमिलीज के बीच के रिश्ते की कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए तुम भी अब यहाँ से जा सकते हो। जियांगनिंग ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन लोगों से बोलता है ठीक है, आज किसी और के मिलने से तुम ये रिश्ता खत्म कर रहे हो, पर अगर फ्यूचर में लू फैमिली तुम्हारी फैमिली के साथ ब्रूटल हो जाए तो बाद में इस चीज का ब्लेम हमारी लू फैमिली को मत करना। जो बोलकर जियाओ जिन वहाँ से निकल आता है तो जियाओ जिन का आदमी उससे बोलता है यंग मास्टर क्या आप सच में इस सब चीजों को ऐसे ही जाने देंगे। जियाओ जिंग उससे बोलता है बिल्कुल भी नहीं, पर अभी वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं इसलिए हम वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, पर अब से उस मुंह पर नजर बनाए रखना होगा और हमें ऐसा मौका देखना होगा जब हम उसे मार सके। फिर सीन क्वीन फैमिली के दावत खत्म हो जाने के बाद का होता है जहाँ पर कई सारे लोग आपस में बातें करते हुए एक दूसरे से बोलते हैं जब मो क्वीन फैमिली का सन इन लॉ बन जाएगा तो उसके बाद फ्यूचर में क्वीन फैमिली पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो दूसरा आदमी उससे कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, ऐसा होने के बाद पूरे जियानिन में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो क्वीन फैमिली को प्रोवोक करने की हिम्मत कर सके। ग्रैंडपा क्वीन भी उन लोगों की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपने मन में सोचते हैं मुझे लगता है जैसे ही लोहा गर्म है तो मुझे उस पर हथौड़ा मार देना चाहिए और जल्द से जल्द क्वीन और मो की शादी करवा देनी चाहिए। जिसके बाद वो पीछे मुड़कर मो को देखते हैं जो वहाँ से निकलने की फिराक में था, पर ग्रैंडपा क्वीन मो को पकड़ लेते हैं और उससे बोलते हैं मिस्टर मो मैंने अभी अभी तुम पर गलत आरोप लगाए थे पर प्लीज उन सब बातों को अपने दिल पर मत लेना, अब क्यूहान तुम्हारी है, मैं बस यही सोच रहा था कि मिस्टर मो क्यूहान से शादी करने का प्लान क्या बना रहे हैं। मो ये बात सुनकर सच में डर जाता है और सोचता है क्या सच में, मैं तो बस क्यूहान की मदद करना चाहता था जिससे वो लू फैमिली के साथ अपनी इस मैरिज को तोड़वा सके। जिसके बाद मो ग्रैंडपा लू से बोलता है हम इस सब के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मैं गेस्ट रूम में जाकर आराम करना चाहता हूँ। ग्रैंडपा लू मो से कहते हैं मुझे इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम दिन भर बहुत ज्यादा काम करते हो इसलिए जाकर आराम करो। फिर मो अपने रूम में पहुंचने वाला होता है और वो अपने मन में सोचता है उनने तो मुझे पकड़ ही लिया था पर आखिरकार मैं उन्हें बेवकूफ बनाकर यहाँ पर आ गया, पर अब मुझे बस यही देखना है कि अब मैं मौका पाकर कब क्वीन फैमिली से बाहर जा सकता हूँ। जो सोचते हुए मो अपने रूम का गेट खोलता है तो क्यूहान वहाँ पर लेटी होती है और वो मो को देखकर उसे कहती है आखिर तुम इतने ज्यादा लेट कैसे हो सकते हो। मो क्यूहान को देखकर वहाँ पर बुद्ध बनकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो क्यूहान से कहता है क्यूहान आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो।
मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई गलत रूम में आ गया हूँ। पर क्यूहान मो का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, नहीं, तुम गलत रूम में नहीं आए हो। असल में मेरी बॉडी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए मैं खास तौर से तुम्हें ढूंढ रही थी जिससे तुम इस चीज में मेरी मदद कर सको। मो क्यूहान को इस तरीके से देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है कि आज मैं बर्बाद होने वाला हूँ, शायद आज मेरी वर्जिनिटी लूज होने वाली है। जिसके बाद क्यूहान अपने बिस्तर से खड़ी हो जाती है और मुझसे पूछती है, आखिर तुम इतने ज्यादा शर्मा क्यों रहे हो? तुम इस चीज की चिंता मत करो, ग्रैंडपा सभी लोगों को छोड़ने में अभी बहुत ज्यादा बिजी है। पर मो डरा हुआ क्यूहान से बोलता है, क्यूहान, क्या हम दोनों के बीच में ये बात नहीं हुई थी कि मैं तुम्हारी इस मैरिज से निकलने में मदद करूंगा और कुछ भी नहीं? पर क्यूहान मो के पैर में पैर मारकर उसे वहाँ पर बिठा देती है, जिसके बाद दीवार में पैर मारकर उसमें डेंट बना देती है। मो क्यूहान का ये रूप देखकर सच में बहुत ज्यादा डर चुका था और वो अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाल पा रहा था। फिर क्यूहान अपनी गर्दन की तरफ इशारा करते हुए मुंह से बोलती है, क्या तुम इस चीज को क्योर कर सकते हो? पर वो शर्माया हुआ उससे कहता है, मैं इस चीज को क्योर नहीं कर सकता, तुम प्लीज किसी और को ढूंढ लो, बाय, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो बोलते ही मो वहाँ से निकल कर भाग जाता है और क्यूहान मो को आवाज देते रह जाती है। जिसके बाद सीन अगले दिन सुबह का होता है, जहाँ पर क्यूहान मो के वहाँ से चले जाने की बात से बहुत ज्यादा उदास थी और वो अपने मन में सोचती है, मुझे ऐसा लगता है पिछली रात किसी ने मुझे मो के रूम में देख लिया था और ये सच में बहुत ज्यादा शर्मनाक है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंडपा और अंकल ने इतनी सुबह मुझे इसीलिए बुलाया होगा। पर क्यूहान के वहाँ पर पहुँचने के बाद ग्रैंडपा क्विन क्यूहान को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं और उससे बोलते हैं, जरा इनको एक बार देख लो। पर वो उन डॉक्यूमेंट्स को देखते ही उन्हें हवा में उछाल देती है और कहती है, नॉर्थ मैशन वाले हमारी मेहनत को जरा सा भी नहीं समझते। पर ग्रैंडपा क्वीन कहते हैं, एक बार उन लोगों ने हमें बहुत सारा पैसा उनके लिए कपड़े बनाने के लिए दिया था। और क्यून के अंकल क्यू गैंग बोलता है, अब उन लोगों ने हमसे 10,000 डिसाइपल्स के कॉस्ट्यूम बनाने का बोला है और वो हमें एक हफ्ते के अंदर कैसे भी कर उन्हें देना होगा। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस चीज को लेकर वो तीनों ही टेंशन में थे, तो क्यू गैंग उन लोगों से बोलते हैं, कैसा रहेगा अगर हम मोसेस की मदद लें, वो इस चीज को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकता है। क्यूहान मो का नाम सुनते ही शर्मा जाती है, तो क्यू गैंग उनसे बोलता है, आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी जल्दी ही हम लोग एक फैमिली ही बनने वाले हैं। पर फिर क्यू गैंग क्यूहान से पूछता है, मुझसे ऐसा मत कहना कि तुम उसे छू भी नहीं सकती। क्यूहान उसे कुछ कहने की कोशिश तो करती है, पर साथ ही वो अपने मन में सोचती है, मेरे अंकल कभी भी मेरी बातों से राजी नहीं होते, वो हमेशा से मेरे खिलाफ खड़े रहे हैं, जिससे इस क्यू फैमिली की इनहेरिटेंस की पावर उन्हें मिल जाए। और अगर उन्हें ये पता चला कि मेरे और मो के बीच में कुछ भी नहीं है, तो वो जरूर इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए क्यूहान उसके अंकल से बोलती है, अंकल, मैं इस काम को मेरे तरीके से सॉल्व करना चाहती हूँ, ये सारा का सारा काम मैं अपने तरीके से करूंगी। पर पीछे से मो बोलता है, इस चीज को मैं संभाल लूंगा। सभी लोग मो को वहाँ पर देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और मो उन लोगों से आगे कहता है, तुम्हें साउथ मैंशन की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक हफ्ते के बाद साउथ मैंशन खुद आकर यहाँ से उसका सामान लेकर जाएगा। पर क्यूहान मो को समझाते हुए उससे बोलती है, इस चीज से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर मो उससे कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मुझसे जुड़ा नहीं है? पर तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता है तुम्हें साउथ मैंशन के पर्पस को लेकर कोई भी आइडिया नहीं है। क्या तुम जानते हो कि उन लोगों ने एक साथ 10,000 कपड़े बनाने का क्यों कहा है? असल में वो मेरा साउथ मैंशन बर्बाद करना चाहते हैं। ये सुनते ही वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि वो लोग साउथ मैंशन को अपना निशाना बना रहे हैं। मो उन लोगों से कहता है, हाँ, तुमने सही कहा। फिर मो उन लोगों को वो सारी बात बताता है। असल में साउथ मैंशन की वो वॉर होने के बाद चारों मैंशन का स्ट्रक्चर पूरे तरह से बदल चुका है और इस मौके का फायदा उठाते हुए सभी मार्शल आर्टिस्ट साउथ मैंशन को तबाह करना चाहते हैं, जिसमें नॉर्थ मैंशन सबसे ज्यादा खतरनाक है। और यही वजह है कि उन लोगों ने क्यू फैमिली से एक साथ 10,000 कॉस्ट्यूम्स बनाने का कहा है, जिससे वो जल्द से जल्द अपनी ट्रूप्स को तैयार कर सके। ग्रैंडपा क्वीन मो की ये बात सुनकर सोचते हैं, बाहर मो ने बहुत सारे लोगों से दुश्मनी लेकर रखी हुई है, पर मैं ये सब जानकर भी इसकी जरा से भी मदद नहीं कर सकता। क्यूहान अपने मन में कुछ सोच कर बोलती है, तो यहाँ पर इतना ज्यादा खतरा नहीं है। मो कहता है, पर यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं इस चीज को लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहता था, पर तुम लोग नॉर्थ मैंशन की चिंता मत करो, उससे मैं अकेला ही निपट लूंगा। जो बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, तो क्यूहान अपने मन में सोचती है, मुझे जल्द से जल्द फैक्ट्रीज में जाकर उन डिसाइपल्स के लिए बन रही कॉस्ट्यूम्स को रोकने की कोशिश करनी होगी, जिससे मैं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स को तो कम कर ही सकती हूँ। फिर वो वहाँ से निकल कर क्यू फैमिली के बैकयार्ड में घूमने लगता
देखता है और साथ ही हंसते हुए वो अपने मन में सोचता है कि वहाँ जल्द ही बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगी, इसलिए अब मुझे मेरी वर्जिनिटी की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर तभी वो पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर कुछ लोग एक लड़के को परेशान कर रहे थे। वो उसे कहते हैं तुम्हारी मेमोरी सच में बहुत ज्यादा बेकार है। वहाँ 3 लड़के मिलकर एक लड़के को परेशान कर रहे थे, जिसमें से एक लड़का जिसके पास स्टिक थी वो उस लड़के से कहता है तो बताओ क्या तुम इतनी छोटी सी बॉडी के साथ हम लोगों से लड़ना चाहते हो। वो उन लोगों को देख कर सोचता है मैंने इन बच्चों को यहाँ पर कभी नहीं देखा, क्या ये बच्चे भी क्यों फैमिली के हैं। फिर वो लड़का खड़ा होकर अपना पंच रेडी करता है और उससे कहता है लो मेरा पंच खाओ। पर वो बड़ा सा लड़का जिसके पास स्टिक होती है वो उस लड़के के उसके पास आते ही उसे जोरदार पंच मारता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। और वो छोटा सा लड़का दूर गिरने के बाद उस बड़े से लड़के से कहता है फैटली मैंने अभी हार नहीं मानी है, फिर से आ जाओ। वो उस लड़के को देखकर सोचता है इस लड़के के अंदर तो सच में बहुत ज्यादा हिम्मत है। वो बड़ा सा लड़का अपनी चमकती हुई आंखों के साथ उस लड़के के पास पहुंच जाता है और गुस्से से उससे कहता है मैं उन लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ जो लोग मुझसे फैट बोलते हैं। आज तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और जैसे ही वो उस पर अपनी स्टिक से वार करने ही वाला होता है पर पीछे से मुंह उसे पकड़ लेता है। वो लड़का कहता है कौन है, तो मुंह उससे कहता है इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, पर अब तुम रुक जाओ। पर उसके दोस्त मुंह पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं ये बिग ब्रदर हमें परेशान कर रहे हैं। और वो उसकी ऐसी बातें सुनकर अपने मन में सोचता है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कौन किसको परेशान कर रहा है। फिर वो उन बच्चों से कहता है मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग यहाँ पर नहीं रुके तो मैं तुम लोगों को लेकर क्यू हान के पास जाऊंगा और उसे सारी बात बता दूंगा जो सब भी मैंने यहाँ पर देखा है। वो तीनों बच्चे क्यू हान का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से फिर से प्लेग्राउंड में जाते हुए कहते हैं बिग ब्रदर हम लोग सैंड बॉक्स में खेलने जा रहे हैं। वो सोचता है सच में बच्चों को डराना बहुत ज्यादा आसान है, इनकी सिस्टर सच में बहुत ज्यादा डरावनी है। जिसके बाद वो उस लड़के को बिठाता है, इस लड़के का नाम क्वीन जी फेंग है। वो जी फेंग से बोलता है लड़के अगर अगली बार कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम्हें इसके साथ ऐसा करना होगा। फिर वो उसके कान में बताता है पहले ऐसा करो फिर ऐसा करो फिर ऐसा करो। जी फेंग कहता है हाँ मैं समझ गया। और वहीं झाड़ियों में हमें जियांग निंग को दिखाते हैं जो मो की ऐसी बातें सुनकर कंफ्यूज था कि आखिर मो ने उससे क्या बोला है। जियांग निंग अपने मन में सोचता है मैं कुछ दिनों से मो का पीछा कर रहा हूँ पर मैंने कभी भी उसे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा, पर अब आखिर ये क्या था जो उसने उस लड़के से बोला। फिर जी फेंग एक स्टिक उठाकर फैटी ली से बोलता है क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे फाइट कर सको। फैटी ली जी फेंग को देखकर उससे कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इतनी छोटी बॉडी लेकर मुझसे लड़ सकते हो। पर जी फेंग तेजी से जाकर उस पर कुछ अटैक करता है जिससे फैटी ली की पैंट उतर जाती है और उसके दोस्त ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं बॉस तुम्हारी पैंट उतर चुकी है। जियान ली एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ ये देखकर सोचता है ये सच नहीं हो सकता, ये तो स्वॉर्ड्समैनशिप है। पर ये जी फेंग ने तो कभी भी स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस नहीं करी, पर ये जी फेंग तो पहले से ही नाकारा है, आखिर ये स्वॉर्ड्समैनशिप को इस्तेमाल कैसे कर सकता है। पर मुझे ऐसा लगता है कुछ समय पहले जो मोने उसे बताया था उससे वो ये स्वॉर्ड्समैनशिप सीख चुका है और अगर जो मैं देख रहा हूँ वो सब सच है तो फिर वो स्वॉर्ड्समैनशिप का एक माइटी मास्टर है। दूसरी तरफ जी फेंग फैटी ली को पीट कर बहुत ज्यादा खुश होता है और उससे कहता है आखिरकार मैंने ये कर दिया, बिग ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो उससे कहता है ये तुम्हारी खुद की ताकत है, इसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है। और वो ऐसा कर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो अपने मन में सोचता है कोई भी अच्छा काम बिना नाम बताए करो तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पर तभी जियानिंग वहाँ पर आ जाता है। वो जियानिंग को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था और वो अपने मन में सोचता है आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जियानिंग मो से कहता है मिस्टर मो मैं तुम्हारे साथ शॉर्ट कंपटीशन करना चाहता हूँ। पर मो उसकी ये बात सुनकर हैरान था और वो उससे कहता है कैसा कंपटीशन, क्या तुम ये देखना चाहते हो कि कौन कितना ज्यादा चीपर है। जियानिंग उससे कहता है एग्जैक्टली। पर मो उसे साफ मना करते हुए कहता है मैं तुम्हारे साथ कोई भी कंपटीशन नहीं करना चाहता, तुम इसे जीत चुके हो। पर जियानिंग मो से कहता है तुम्हें इतना ज्यादा हम्बल होने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी अभी सब कुछ देख लिया है। पर तभी मो के दिमाग में जियानिंग से बचने का एक आइडिया आता है और वो अपनी फुल स्पीड के साथ वहाँ से पीछे की तरफ भाग जाता है। जियानिंग मो को वहाँ से भागता हुआ देखकर अपनी तलवार निकालते हुए मो से कहता है मिस्टर मो मैं हार नहीं मानने वाला। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मो बड़े अच्छे से अपने बेडरूम में सो रहा था। पर तभी जियानिंग बिना कपड़ों के मो के बेड से निकलता है और मो से कहता है आ जाओ मुझसे फाइट करो। पर मो उसे देखकर हैरानी के साथ उससे कहता है आखिर अब तुम अंदर कहाँ से आ गए। जिसके बाद
मो बाथरूम में जाकर बैठ जाता है और वो सोचता है मुझे लगता है कि जियानिंग अब यहाँ पर नहीं आएगा। पर तभी जमीन में से जियानिंग वहाँ पर भी आ जाता है और मो से कहता है मिस्टर मो, इस सब के बाद मुझसे फाइट जरूर करना। मो उसको वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था और वो उससे कहता है क्या तुम सच में ये सब करना चाहते हो? ठीक है, इस आफ्टरनून में जियानिंग हम दोनों एक दूसरे के साथ शॉर्ट कंपटीशन करेंगे। पर जियानिंग मो से पूछता है आखिर हम इस आफ्टरनून ही ऐसा क्यों करने वाले हैं? जिसके बाद हमें एक मास्टर का सीन दिखाते हैं जो जीफेंग से बोलता है मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। ग्रैंडपा क्वीन चिल्लाते हुए जीफेंग को आवाज देते हैं और हमें सामने की तरफ जीफेंग को दिखाते हैं जो उस मास्टर के अटैक से लड़ने की कोशिश कर रहा था। वो मास्टर ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और सोचता है आखिर ये लड़का मेरे विंड पंच को दूर कैसे कर सकता है। ग्रैंडपा क्वीन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और वो भी अपने मन में सोचते हैं ऐसा कब हो गया, इस लड़के के अंदर इतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कब आ गई। पर वो मास्टर इस चीज से काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो जीफेंग से कहता है आखिर तुम्हारी मुझे टीज करने की हिम्मत कैसे हुई, अब मैं तुम्हें नर्क पहुंचा दूंगा। जो बोलकर वो जीफेंग पर एक फिजिकल अटैक करता है जिससे वो दूर जाकर पानी में गिरने वाला होता है। जीफेंग पानी में गिरते हुए क्यूहान को आवाज देते हुए उससे कहता है सिस्टर प्लीज मुझे बचा लो। क्यूहान भी जीफेंग को पानी में डूबता हुआ देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और ग्रैंडपा क्वीन उसे बताते हैं कि जीफेंग स्विम नहीं कर सकता, इसलिए क्यूहान उनसे कहती है ग्रैंडपा मैं इसे जाकर बचाती हूँ जब तक आप यहाँ पर किसी को लेकर आइए। जिसके बाद हमें नॉर्थ मैंशन के वो 4 मास्टर्स को दिखाते हैं जिनका नाम बाई शेंग, बाई हु, बाई वेंग और बाई नी है और ये चारों ही नॉर्थ मैंशन के द ग्रेट 4 मार्शल आर्टिस्ट हैं। फिर भी शेंग ग्रैंडपा क्वीन से बोलता है नॉर्थ मैंशन ने जो सामान ऑर्डर किया था वो सारा गुड्स कहाँ पर है। पर ग्रैंडपा क्वीन उसे शांत करते हुए कहते हैं वो लगभग तैयार हो चुका है। पर भी शेंग इस चीज से गुस्से में आ जाता है और बोलता है आखिर आपका क्या मतलब है कि वो लगभग तैयार हो चुका है। मास्टर क्वीन कहता में नॉर्थ मैंशन का जरा सा भी डर नहीं है, हम लोगों ने पहले ही तुम्हें वार्न कर दिया था कि हमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारा सामान चाहिए। ग्रैंडपा क्वीन थोड़े से घबराए हुए अपने मन में सोचते हैं मो ने मुझसे एक बार कहा था कि वो इन लोगों से डील कर सकता है, इसलिए यहाँ पर यही सही होगा कि मैं इन लोगों को उसका नाम बता दूं। फिर ग्रैंडपा क्वीन बीशेंग से बोलते हैं असल में साउथ मैंशन के मास्टर मिस्टर मो यहाँ पर आए हुए हैं और साथ ही यहाँ पर मेरी ग्रैंड डॉटर क्यूहान की शादी उनसे होने वाली है, इसलिए हम लोग थोड़े से बिजी थे। बीशेंग ये सुनकर हंसते हुए ग्रैंडपा क्वीन से बोलता है क्या तुम मो का नाम लेकर हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? पर ये तो अफसोस की बात है कि हमारे नॉर्थ मैंशन को मो से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी उस कमीने ने एक ट्रिक खेलकर साउथ मैंशन को अपने कब्जे में किया है, इसलिए मो से हमारे नॉर्थ मैंशन को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता और न ही हमें उसकी जरा सी भी परवाह है। ये बात सुनते ही ग्रैंडपा क्वीन और क्यूहान दोनों ही डर जाते हैं। पर तभी जीफेंग पीछे से चिल्लाते हुए उन लोगों से कहता है तुम लोगों को मेरे मास्टर पर हंसने का जरा सा भी हक नहीं है। क्यूहान जीफेंग को वहाँ पर देखकर डर जाती है और वो उससे कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। पर जीफेन बाइशान की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है मिस्टर मो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम उनकी रेपुटेशन इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकते, लो अब मेरा पंच खाओ। बीशेन जीफेन को देखकर हंसते हुए बोलता है ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा एरोगेंट है। जिसके बाद वो उसे उठाकर फिर से पानी के अंदर फेंक देता है और जीफेन फिर से रोते हुए पानी के अंदर मदद के लिए गुहार लगाने लगता है। पर तभी एक आवाज आती है बच्चे तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और तभी वहाँ पर मो आ जाता है जो जीफेन को पानी में से निकाल कर उसे उठा लेता है। जिसके बाद वो बीशन और उसके साथियों से बोलता है तुम जरा सा रुक जाओ, अभी आकर मैं तुम कमीनों को देखता हूँ। बाई नी मो को देखकर कहती है यही मो है और बाईशेंग उन लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है वो अभी बच्चे को बचाने में बिजी है, हमें इस मौके का फायदा उठाकर साथ मिलकर उसे जान से मार डालना चाहिए। जो बोलते ही वो चारों एक साथ मो पर अटैक करने के लिए आगे आ जाते हैं और यहाँ पर वो चारों अपने कॉमन स्किल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम 4 नॉर्थ विंड ब्लेड्स है। ग्रैंडपा क्वीन ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं ये लोग तो शुरुआत में ही अपने फेमस स्किल को इस्तेमाल कर रहे हैं। जीफेंग भी इस चीज से काफी ज्यादा डरा हुआ था और क्यूहान भी मो को आवाज देते हुए उससे कहती है संभल कर। पर तभी उन लोगों का वो अटैक जाकर मो से टकराता है और जियानिंग ये देखकर खुश होते हुए कहता है सच में ये लोग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर क्यूहान जियानिंग को देखकर कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और अगर तुम यहाँ पर मदद नहीं कर सकते तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जिससे जियानिंग की वहाँ पर अच्छी करने वाली बेइज्जती हो जाती है। अब लेक का पानी धीरे धीरे कर शांत होने लगता है और वो चारों भी आकर किनारे पे खड़े हो जाते हैं। ग्रैंडपा क्वीन और क्यूहान को ऐसा लगता है कि जीफेंग और मो अब तक मारे जा चुके होंगे। वो उन लोगों को आवाज देते हैं और जियानिंग ये देखकर अपने मन में सोचता है इसमें कोई भी शक नहीं कि वो लोग अब तक मारे जा चुके होंगे। वैसे भी ये नॉर्थ मैंशन के द ग्रेट 4 मास्टर्स हैं।
ग्रैंडपा क्वीन क्यूहान से कहते हैं, मुझे लगता है कि मो और ज़ीफेंग अब तक तो पानी में डूबकर मारे जा चुके होंगे। और क्यूहान ये बात सुनकर रोने लगती है और सोचती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मो इस तरीके से कैसे मारा जा सकता है। फिर ज़ीफेंग हंसते हुए ग्रैंडपा क्वीन से कहता है, मास्टर क्वीन, मो अब तक मारा जा चुका है, तो क्या अब हम लोग बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। ग्रैंडपा क्वीन उससे कुछ बोलने ही वाले होते हैं, तभी पानी में से एक बवंडर निकलता है जिसके ऊपर मो खड़ा होता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और मो उन लोगों से कहता है, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, पर तुम लोग तो नॉर्थ मिशन के द ग्रेट फोर मास्टर्स हो, उसके बाद भी तुम लोगों ने मेरे ऊपर एक स्नेक अटैक किया। ये तो सच में एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। मुझे तो लगता है कि तुम लोगों को मार्शल आर्ट छोड़कर अपने हाथों में चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। और ज़ीफेंग अपने नीचे इतनी सारी मछलियों को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। बीशन मो को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा हैरान परेशान था और वो कहता है, मो आखिर तुम जिंदा कैसे हो सकते हो। पर मो उससे कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर अब अटैक करने की मेरी बारी है। चलो आओ, मैं तुम लोगों को मछलियों की दावत करवाता हूँ। जो बोलते ही वहाँ पर एक बड़ा सा कछुआ आ जाता है जो कई सारी मछलियों के ऊपर सवार था। और मो वहाँ पर कई सारी टन मछलियों से उन चारों पर अटैक करता है, जिससे उन चारों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो लोग बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। ग्रैंडपा क्वीन और क्यूहान ये देखकर मो से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे, पर जियानिंग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था और वो अपने मन में सोचता है, इन चारों किंग्स के अटैक से मो के ऊपर एक भी स्क्रैच तक नहीं आया। पर जैसे ही मो ने अपना काउंटर अटैक किया तो वो एक ही बार में उन लोगों से जीत गया। बीशेंग अपने मुंह से बगड़ते हुए खून के साथ मो से कहता है, अगर तुमने हमें मारने की हिम्मत करी तो हमारा नॉर्थ मिशन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पर मो उन लोगों से कहता है, मैं तुम्हारी इन कुत्तों की जिंदगी में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम लोग नॉर्थ मिशन वापस जाकर ज़ूयू से कहना, अगर वो मुझसे बदला लेना चाहता है तो सीधे आकर मुझे ढूंढे, पर इस तरीके से आप लोगों को बीच मिलाकर और मुसीबतें खड़ी ना करे। और अगर इसी तरह वो कायरो की तरह लड़ना चाहता है तो उसे मार्शल आर्ट छोड़कर अपने हाथों में चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। और वो चारों ही ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, पर वो चारों अपने गुस्से का घूंट पीकर इस इंसल्ट को सह लेते हैं और अपने मन में सोचते हैं, मो हम इस इंसल्ट को हमेशा याद रखेंगे और इस चीज का बदला तुमसे एक दिन जरूर लेने आएंगे। जिसके बाद क्यूहान जाकर जल्दी से मो के गले लग जाती है और उससे कहती है, मो सच में तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मैं तो डर के मारे मरने ही वाली थी। और वहीं जियानिंग पतली गली पकड़कर वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर तभी मो की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उससे कहता है, जियानिंग आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर जियानिंग मो को सफाई देते हुए उससे कहता है, मैं तो बस पानी में खेलने के लिए लेक पर आया था, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुमसे बाद में मिलता हूँ। पर मो उसे रोकते हुए उससे बोलता है, चलो हमारे शॉर्ट कॉम्पिटिशन करते हैं। पर जियानिंग इस चीज से काफी ज्यादा खौफ में आ जाता है, क्योंकि उसने अभी अभी देखा था कि वो आखिर क्या क्या कर सकता है। अब हमें नॉर्थ मिशन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ज़ूयू के साथ बैंग शेंग भी बैठा हुआ था, जिसे प्रीवियस एपिसोड में हमें ऐसा दिखाया था कि जैसे वो मारा जा चुका है। बैंग शेंग ज़ूयू से बोलता है, क्या तुम्हारे भेजे हुए एक्सपर्ट्स अभी तक वापस नहीं आए हैं। ज़ूयू से कहता है, बस तुम अपनी चाय पीने पर ध्यान दो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे नॉर्थ मिशन के 4 मार्शल आर्ट मास्टर्स इस कपड़े की डील तक को नहीं संभाल सकते। पर बैंग शेंग उससे कहता है, तुम इस चीज को नहीं समझोगे। और सच में ज़ूयू को समझ में नहीं आता कि आखिर उसको इतनी ज्यादा जल्दी क्यों है। तो वैंग शेंग गुस्से में अपने दांत पीसते हुए उससे कहता है, मुझे लगता है कि तुम कभी भी नहीं समझ सकते कि मैं कितना चाहता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द मारा जाए। उसकी एक ट्रिक ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी फैमिली का 100 सालों का प्यार मैंशन, मेरा स्टेट, मेरी रेपुटेशन, उसकी एक ट्रिक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो ये बात कर ही रहा था तभी एक आदमी आकर ज़ूयू को बताता है, हमारे 4 किंग्स वापस आ चुके हैं। ज़ूयू ये बात सुनकर खुश होता है और उससे कहता है, तो बताओ चीजें कैसी चल रही है, क्या वो 10,000 डिसाइपल्स के लिए कपड़े लेकर आ गए हैं जिसका हमने क्यू फैमिली को ऑर्डर दिया था। पर वो आदमी घबराया हुआ उससे कहता है, मास्टर असल में वो एक डिसाइपल तक के लिए कपड़े लेकर नहीं आए हैं। ज़ूयू ये बात सुनकर काफी ज्यादा चिंता में आ जाता है और वैंग शेंग उससे कुछ कहता उससे पहले ही वो चारों अपनी टूटी फूटी हालत लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और ज़ूयू से कहते हैं, मैशन मास्टर आपको हमारा बदला लेना होगा। ज़ूयू उन चारों को ऐसी टूटी फूटी हालत में देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और उन लोगों से पूछता है, आखिर क्या हुआ, तुम लोग इतने ज्यादा घायल कैसे हो गए। तो विशेंग उसे बताता है, असल में जब हम क्वीन फैमिली से वो कपड़े लेने के लिए गए थे तो वहाँ पर क्वीन फैमिली से जबरदस्ती करने पर मो ने हमारे साथ मारपीट की। और बाइनी उससे आगे कहती है, और साथ ही मो ने आपके लिए कुछ भेजा है। उसने कहा है कि अगर हम लोग मुसीबत चाहते हैं तो हम सीधे जाकर उसे ढूंढ सकते हैं, पर अगर हम ऑर्डिनरी लोगों को बीच में लाकर इस तरीके से चाल चलेंगे तो इससे अच्छा हम लोगों को हाथों में चूड़ियां पहनकर मार्शल आर्ट को छोड़ देना चाहिए। मो के ऐसे वर्ड सुनकर ज़ूयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपना ग्लास को तोड़ देता है। वैंग शेंग ज़ूयू से कहता है, अगर तुम मो को मारना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर ज़ूयू उससे कहता है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो अपने आदमी से कहता है, सभी लोगों को इकट्ठा करो और सब लोगों को ये बता दो कि
कि क्वीन फैमिली के सन इन लॉ ने हमारे नॉर्थ मिशन के लोगों को बहुत बुरी तरीके से घायल किया है। जिसके बाद जू यू वेंगशाई से बोलता है वो सच में एक बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान है, इसलिए हमें उससे बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलो सबसे पहले हम लोगों को लू फैमिली में जाना होगा। अब सीन लू फैमिली के विला का होता है जहाँ पर जियानिंग अब अपने घर आ चुका था। वो घर का गेट खोलते ही देखता है कि उसके फादर सभी डॉक्टर्स और पादरियों को चिल्ला रहे थे। ये लू फैमिली के हेड लू फेंग है। लू फेंग चिल्लाते हुए उनसे कहता है तुम जैसे बददिमाग किसी भी काम के नहीं है। आखिर कितने साल हो चुके हैं पर मेरी लड़की अभी तक उसकी बीमारी से इम्प्रूव नहीं हो पाई, तो आखिर तुम जैसे नाकारा लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जो बोलकर वो सभी डॉक्टर्स और पादरियों को वहाँ से भगा देता है। असल में लू फेंग की लड़की बहुत सालों से बीमार है। वो अपनी लड़की को हर जगह दिखा चुका है पर कोई भी उसका जरा सा भी इलाज नहीं कर पाता और इसी वजह से वो हमेशा से बेड रेस्ट पर रहती है और कोई ना कोई डॉक्टर उसकी इलनेस का क्योर करने में लगा रहता है। फिर लू फेंग जियानिंग को देखकर बोलता है तो तुम वापस आ गए? जियानिन उससे कहता है हाँ, पर साथ ही वो उसे बताता है कि क्वीन फैमिली ने उनके साथ का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। लू फेंग कहता है हाँ मुझे इसके बारे में पता है, तो तुम बार बार इसके बारे में मत बोलो। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है तो उस छोटे से लड़के की वजह से क्वीन फैमिली सच में मेरी लू फैमिली को ऑफेंड करना चाहती है। मैं ऐसे ही क्वीन फैमिली को मेरी लू फैमिली को परेशान करने के बाद ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। वहाँ जियानिंग अपने फादर से कुछ बात करने की कोशिश करता है पर तभी लू फेंग की लड़की अपने डैड को रोते हुए आवाज देती है जिससे वो दोनों ही डर जाते हैं और लू फेंग तेजी से भागते हुए अपनी लड़की के रूम में जाता है और उससे कहता है मेरी प्यारी गुड़िया तुम्हारे डैड यहाँ पर आ चुके हैं। लू फेंग की लड़की का नाम लू पिंग है। लू पिंग अपनी डैड से कहती है डैड मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा। तो लू फेंग अपनी लड़की के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है मेरी प्यारी गुड़िया सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ रखा है, तुम चिंता मत करो। जियानिंग फिर से अपने फादर से कुछ बात करने की कोशिश करता है तो लू फेंग उसे डांटते हुए कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारी बहन यहाँ पर सोने की कोशिश कर रही है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। जिसके बाद वो फिर से लूपिंग से कहता है मेरी प्यारी गुड़िया तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ पर एक स्टोरी सुनाएंगे जिससे तुम्हें सोने में मदद मिलेगी। और जियानिंग ये देखकर अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कहता है मेरी बहन हमेशा से ही मेरे डैड की फेवरेट रही है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता और हमें ट्रेन के अंदर मो को दिखाते हैं जो बड़े रिलैक्स होकर ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था। वो अपने मन में सोचता है क्वीन फैमिली सच में बहुत ही ज्यादा डरावनी है। ग्रैंडपा क्वीन और क्यूहान दोनों ही मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। अगर मैं जल्दी ही वहाँ से नहीं भागता तो शायद वो लोग तो क्यूहान और मेरे बच्चों के नाम तक सोच लेते। फिर मो अपना पिल फर्नेस निकालते हुए सोचता है अभी मैं फ्री हूँ तो क्यों ना मैं कुछ देर बॉडी रिफाइनिंग पिल्स को बना लूं। पर वहीं पर बैठा हुआ एक आदमी चेंजी मो के पास आकर उससे कहता है हे लड़के क्या तुम डॉक्टर हो? अगर तुम ट्रेन के अंदर पिल बनाना चाहते हो, देखो मेरा लड़का बहुत ही ज्यादा बीमार है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी हार्मफुल गैस उसके आसपास भी भटके, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पिल फर्नेस को अपने पास रख लो क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी हो गया तो क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो? पर मो चेंजी को समझाते हुए कहता है असल में मैं जिस पिल को यहाँ पर रिफाइन कर रहा हूँ वो कलरलेस और टेस्टलेस है और साथ ही उसके अंदर से कोई भी हार्मफुल एनर्जी नहीं निकलती। पर चेंजी अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में था और वो मो से कहता है ये बात तो भगवान ही जानता है कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ, पर यहाँ पर किसी भी वजह से मेरे दुश्मनों ने तुम्हें यहाँ पर मेरे लड़के को मारने के लिए भेजा है तो सोच लेना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर तुमसे कोई भी बहस नहीं चाहता, इसलिए मैं आखिरी बार तुमसे कहता हूँ कि अपने इस पिल फर्नेस को अपने पास रख लो वरना मैं इसे लेकर खिड़की के बाहर फेंक दूंगा। वो उसकी धमकी सुनकर कहता है ठीक है। साथ ही वो अपने मन में कहता है मेरा यहाँ पर पिल रिफाइन करना इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है। जिसके बाद वो चेंगजी से बोलता है अगर तुम्हारा लड़का इतना ही ज्यादा बीमार है तो शायद मैं उसे देख सकता हूँ। पर चेंगजी मो को देखकर कहता है मुझे लगता है अभी भी तुम एक स्टूडेंट हो तो इसलिए मैं उसे तुम्हें किसी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट की तरह कैसे दे सकता हूँ? क्या तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो? तो मो चेंगजी को टॉन्ट मारते हुए कहता है अगर तुम्हारा लड़का इतना ही ज्यादा खास है तो कोई भी उसे ट्रीट करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तो चेंगजी भड़कते हुए कहता है तो ये तो एक आम सी बात है, मैं इसे लोंगशिंग सिटी के डॉक्टर मो के पास लेकर जाऊंगा। जिसके बाद वो मो की बड़ाई करना चालू करता है और कहता है वैसे तुम भी एक डॉक्टर हो तो जरूर तुमने ये नाम सुना होगा, मिस्टर मो का नाम सच में बहुत ही ज्यादा फेमस है। उनने फार्मेसी की दो चैंपियनशिप्स को जीता है और साथ ही उनने ऐसे कई सारे कमाल करे हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। और मो उसकी ऐसी बातें सुनकर अपने मन में सोचता है सच में मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं इतना ज्यादा औसम हूँ। और चेंगजी मो के गुणगान गाना चालू करता है और मो से कहता है मुझे यकीन है कि तुम्हारे जैसा कोई थग अपनी पूरी जिंदगी में भी मो के
जैसे कैरेक्टर वाले इंसान से मिलने के बारे में उम्मीद भी नहीं कर सकता। और जैसे ही मैं जाकर मिस्टर मो को देखूंगा, मैं सबसे पहले जाकर उनसे कहूंगा कि वो मेरे लड़के को ठीक कर दें। और अब मो उसकी बातें सुनकर बोर हो चुका था और वो उसे कहता है अब बस शांत हो जाओ। जिसके बाद मो अपने मन में सोचता है क्या पता जिस इंसान को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे आसपास ही हो, पर फिर भी तुम उसे ढूंढ नहीं पा रहे। फिर ट्रेन स्टेशन पर जाकर रुक जाती है, जहाँ पर मो के पास बाईजोंग का कॉल आता है, जहाँ बाईजोंग मो को बताता है कि कोई अपनी बीमारी को बहुत सारे पैसे देकर ठीक करवाना चाहता है। अगर आप कहें तो क्या उसे मैं आने दूं? मो उसे कहता है ठीक है, उसे जियांग फैमिली की विला पर आने का बोल दो। जिसके बाद सीन अगले दिन मो के विला का होता है, जिसके बाहर कई सारे बड़े बड़े लोगों की कार्स रखी हुई थी। चेंजी भी वहाँ पर पहुँच चुका था और वो थोड़ा घबराया हुआ अपने मन में सोचता है ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है, आज मैं मिस्टर मो से मिलने वाला हूँ और जैसे ही मैं उनसे मिलूंगा तो मैं उनसे अपने लड़के को ठीक करने का कहूंगा। फिर वहाँ पर बाईजोंग भी आ जाता है, जिसे देखकर चेंजी उसे कहता है तो आखिर आप भी यहीं पर है? बाईजोंग उसे कहता है हाँ ये तो एक आम सी बात है, लोंगशिन सिटी के सभी बड़े लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। चेंजी उससे कहता है क्या तुम्हारा क्या मतलब है, क्या सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं? बाईजोंग उससे कहता है हाँ बिल्कुल, असल में मिस्टर मो जियान क्वीन फैमिली के साथ अपने न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे, इसलिए लोंगशिन सिटी के कई सारे बड़े और पावरफुल लोग उन्हें न्यू ईयर विश नहीं कर पाए थे। मिस्टर मो लोंगशिन सिटी कल ही वापस आए हैं, इसलिए सभी लोग आज उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। चेंजी मो का विला देखकर सर से पांव तक कपकपाने लगता है और अपने मन में सोचता है सच में मो का स्टेटस और स्ट्रेंथ लोंगशिन सिटी में सच में बहुत ज्यादा है। फिर वहाँ विला से निकलकर मो आ जाता है और बाईजोंग को हैप्पी न्यू ईयर विश करता है। बाईजोंग भी मो के सामने हाथ जोड़कर उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करता है और कहता है मैं उस आदमी को यहाँ पर लेकर आ गया हूँ जो यहाँ पर आपसे ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया है। मो चेंगजी को देखकर कहता है ये तो वही है जो ट्रेन में मुझे मिला था, पर चेंगजी मो को देखकर कपकपाते हुए अपने घुटनों पर आ जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। चेंगजी मो से कहता है आपसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, पर मो उससे कहता है आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। और चेंगजी उससे कहता है आखिर तुम ही क्यों? जिसके बाद मो उससे कहता है आखिर इससे क्या दिक्कत है कि अगर ये मैं हूँ? हाँ मेरा ही नाम मो है, तो क्या अब तुम अपनी स्पीच को चालू करोगे? जिसके बाद चेंगजी बोलना चालू करता और कहता है मिस्टर मो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे आपको पहचानने में बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो गई, मैं आपको नहीं पहचान पाया, प्लीज मेरे लड़के की जान को बचा लीजिए। और मो उसकी ये बात सुनकर फिर से बोर हो जाता और कहता है प्लीज कुछ तो नया बोलो। फिर मो चेंगजी को अपनी बॉडी रिफाइनिंग पिल देते हुए कहता है ये बॉडी रिफाइनिंग पिल तुम्हारे लड़के को ठीक कर सकती है। कल रात ही बाईजोंग ने मुझे बताया था कि लोंगशिन सिटी में तुम्हारा कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, हर साल तुम्हारी हाफ फैमिली लोंगशिन सिटी के लिए बहुत कुछ करती है, इसलिए मैं ट्रेन में हुए हादसे को लेकर जरा सा भी परेशान नहीं हूँ और ये पिल तुम्हारे लड़के की जो भी बीमारी है उस सबको ठीक कर देगी। चेंगजी मो का शुक्रिया करते हुए कहता है सच में आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, पर मो उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ हम दोनों के बीच में इस बॉडी रिफाइनिंग पिल के एक्सचेंज को तुम किसी को भी ना बताओ, ये हम दोनों के बीच एक सीक्रेट रहेगा, क्या तुम इस चीज को समझ गए? चेंगजी उससे कहता है हाँ ठीक है, मैं इसके बारे में किसी को भी बाहर जाकर नहीं बताऊंगा। असल में ये बॉडी रिफाइनिंग पिल वही है जिसे हमें शुरू में कॉम्प्लीमेंटिंग पिल के नाम से बताया था। फिर मो बाईजोंग के साथ टेबल पर बैठा हुआ चाय पीता है और उससे कहता है क्या यंग मिलिट्री ने आपसे कांटेक्ट किया था? बाईजोंग उसे बताता है हाँ मैंने उन लोगों से कांटेक्ट किया था, उन लोगों ने मुझसे कहा है कि वो बॉडी रिफाइनिंग पिल की सैंपल्स को लेने के लिए 3 दिन बाद आने वाले हैं, ये पिल सच में उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। मो उससे कहता है ठीक है, तो 3 दिन बाद मैं उनसे पर्सनली जाकर मिलूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पेरेंट एसोसिएशन एट द चर्च के बारे में दिखाते हैं, जहाँ पर लूफेंग अपनी लड़की को लेकर आया था और वो उन लोगों से पूछता है क्या सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं, पर वहाँ से एक आदमी कहता है चेंजी ने रिजाइन कर दिया है और अब वो यहाँ पर वापस नहीं आने वाले। लूफेंग ये सुनकर हैरान होता है और अपने मन में सोचता है इस एसोसिएशन को बने हुए 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है, पर इस 1 साल में किसी ने भी यहाँ से रिजाइन नहीं किया, जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए लूफेंग कहता है चेंजी से कहो कि वो अपने लड़के को लेकर यहाँ पर आ जाए और जितने ज्यादा जल्दी हो उसे यहाँ पर आने का कहना। फिर 1 घंटे बाद चेंजी अपने लड़के को लेकर आ जाता है और उसका लड़का अब अपने पैरों पर चल रहा था। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और आपस में बातें करते हुए कहते हैं ये तो सच है, चेंजी का लड़का फिर से अपने पैरों पर आ चुका है, मैंने इसे कुछ दिनों पहले देखा था पर अब तो ये पहले से काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन में है, जब मैंने इसे पहले देखा था तो ये बेड पर था पर अब तो पूरी कंडीशन ही बदल चुकी है। लूफेंग ये देखते ही चेंजी को पकड़ लेता है और उसे कहता है मुझे बताओ आखिर किस डॉक्टर को तुमने इसे दिखाया था, आखिर तुमने इसे क्या मेडिसिन खिलाई थी, मुझे सब कुछ जानना है, जल्दी से बताओ। पर चेंजी उससे माफी मांगते हुए
कहता है, लूफेंग प्लीज मुझे माफ कर देना, पर जिस आदमी से मैं मिला था उसने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि मैं उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकता। तो लूफेंग गुस्से में चेंजी को धमकी देते हुए कहता है, चेंजी अगर मैं तुम्हें एक अच्छा सा फ्यूचर दे सकता हूँ तो मैं किसी भी समय तुम्हारी जिंदगी को तबाह भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, सोच लो क्या तुम मुझे बताओगे या नहीं। चेंजी रोते हुए कहता है, मैं मो से मिला था जिसने मुझे जो पिल दी थी उसकी वजह से ही मेरा लड़का ठीक हो पाया है। मो ने मुझे एक बॉडी रिफाइनिंग पिल दी थी जिससे मेरे लड़के की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। वहाँ बैठे कई सारे लोग ये बात सुनकर खुश होते हैं और कई लोग हैरान, पर लूफेंग चेंजी से कंफर्म करते हुए कहता है, क्या तुम लॉन्गसी सिटी के मो के बारे में बात कर रहे हो। चेंजी उससे कहता है, हाँ मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ। पर लूफेंग मो के बारे में सुनकर अपने मन में सोचता है, ये तो वही लड़का है जिसने क्विन फैमिली और लू फैमिली के बीच की शादी को बर्बाद कर दिया। जिसके बाद वो वहाँ बैठे हुए सभी पेरेंट्स से कहता है, आप लोग चिंता मत करिए, मैं मो के पास जाकर उसे वो बॉडी रिफाइनिंग पिल लेकर वापस यहाँ पर आ जाऊंगा। सभी लोग बस एक अच्छी खबर तक का वेट करिएगा। पर साथ ही वो अंदर से बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और अपने मन में कहता है, सबसे पहले वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और अब ये पिल। मो अब समय आ चुका है कि तुम्हें हर एक चीज की कीमत चुकानी होगी। और जिसके बाद सीन मो के विला का होता है जहाँ पर गार्डन में बैठकर वो कल्टीवेट कर रहा था और वो देखते ही देखते रिफाइनिंग एनर्जी के पीक को ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसकी वजह से मो बहुत ज्यादा खुश था। जुयांग मो को टॉवल देते हुए कहता है, मास्टर मैंने आपके लिए हनी, रेड डेट्स और क्रिस्टल शुगर वाटर तैयार किया है, मुझे उम्मीद है कि आपको वो पीकर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। मो उससे कहता है, तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और मो अपने मन में सोचता है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई पीरियड्स में हूँ। जिसके बाद वो जुयांग से कहता है कि तुम जाकर बॉडी रिफाइनिंग पिल्स को पैक कर रख दो, मुझे वो यंग यंग मिलिट्री के बेस पर ले जानी है। फिर मो उसी रात अपनी कार में बैठकर यंग यंग मिलिट्री के बेस के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में हमें पूहू नाम के एक थक को दिखाते हैं जो अपने कार के बैक मिरर में देखते हुए सोचता है, जल्दी करो, जो लोग वैसे भी पीछे रह जाते हैं वो लोग बेवकूफ होते हैं। पर तभी मो अपनी लैम्बोर्गिनी स्पीड में पूहू की कार से आगे निकाल कर ले जाता है, जो देखकर पूहू भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। और वो अपने मन में सोचता है, जो लोग पीछे रह जाते हैं वो लोग सभी बेवकूफ होते हैं। इसलिए वो जल्दी से अपने साथियों से कहता है, ये लैम्बोर्गिनी जो आगे जा रही है इसको जल्दी से जाकर ओवरटेक करो। मो अपनी कार में बैठा हुआ सोचता है, आखिर यहाँ पर अचानक से इतना ज्यादा शोर क्यों होने लगा, क्या इन कार्स के साइलेंसर्स टूट चुके हैं। पर तभी वो भी साइड मिरर में देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है, आखिर अब ये क्या बकवास है, ये चार कार्स मेरा पीछा क्यों कर रही हैं, क्या ये लोग मुझे लूटने की कोशिश करने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब बॉडी रिफाइनिंग पिल्स की वजह से है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। फिर मो अपनी स्पीड बढ़ाकर तेजी से वहाँ से निकल जाता है और पूहू अपने साथियों से कहता है, जल्दी से इसका पीछा करो। वहीं कुछ लोग इतना ज्यादा शोर होने की वजह से उन कार्स को देखते हुए कहते हैं, इतनी रात को यहाँ पर इतना ज्यादा शोर क्यों हो रहा है, जल्दी से कोई पुलिस को कॉल करो, ये लोग हमेशा ही यहाँ पर रेस किया करते हैं। और वहाँ रोड पर पूहू मो की कार को स्लो होता हुआ देखकर सोचता है, क्या बात है लड़के, पर अगर आज मैं तुम्हारी कार को ओवरटेक नहीं कर पाया तो मेरा नाम पूहू नहीं। और मो अपनी कार को धीरे धीरे करके स्लो कर लेता है और सोचता है, इतना काफी है। तभी पूहू और उसके साथियों की कार मो को घेर लेती है और पूहू अपनी कार की छत पे से निकलकर हंसते हुए मो से कहता है, तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे, समझे, आज तक कोई भी इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे पूहू को पीछे छोड़ सके। तभी जाओलिन वहाँ पर आ जाती है और वो पूहू से कहती है, तो इसका मतलब तुम एडमिट करते हो कि तुम लोग रेसिंग कर रहे थे, चलो अब मैं तुम्हें जेल लेकर चलती हूँ। पूहू वहाँ पर जाओलिन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर चिल्लाते हुए मो की तरफ पॉइंट कर कर कहता है, ये लड़का भी तो यहाँ पर रेसिंग कर रहा था, तो तुम इस लड़के को अरेस्ट क्यों नहीं कर रही। पर जाओलिन पूहू को अपनी बकवास बंद करने का बोलती है और उसे बताती है, वो हमारे पुलिस स्टेशन का ऑनरेरी सार्जेंट है। और मो अपने मन में सोचता है, अच्छा है कि मैंने जल्दी से पुलिस को कॉल कर लिया था और आज से पहले कभी भी मैंने इतनी स्पीड में अपनी कार नहीं चलाई थी। फिर नेक्स्ट सीन में मो यंग यंग मिलिट्री के डिस्ट्रिक्ट बेस से वापस आ जाता है और सोचता है, वो लोग सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, उनने कल रात मुझे आने ही नहीं दिया। जिसके बाद वो निकलकर अपने विला के अंदर जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर छुपा हुआ पूहू अपने गुंडों के साथ निकलता है और मो से कहता है, बच्चे मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुमने सोचा होगा कि मैं तुम्हारे यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। पर मो उससे कहता है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। पर पूहू कहता है, मैंने सोचा था लेजेंडरी मो बहुत ज्यादा औसम होगा, पर असल में तुम तो बहुत बड़े डरपोक हो। फिर पूहू का एक दोस्त मो से कहता है, तुमने मेरे भाई पूहू से पंगा लिया है तो अब डरने के लिए बहुत देर हो चुकी है। पर मो उन लोगों से कहता है, तुम्हारा ये कचरे से भरा हुआ ग्रुप किसी भी काम का नहीं है, तुम लोगों से जरा सी भी उम्मीद नहीं की जा सकती। पूहू अपने साथियों को इशारा करते हुए मो को दो ऑप्शन देता है और कहता है, या तो तुम्हें मेरी कार के लिए कंपनसेट करना होगा या तो तुम आज यहाँ पर मरने वाले हो। पर तभी वहाँ पर जोरों से हवा चलने लगती है और वो लोग कहते हैं, आखिर इतनी तेज हवा कहाँ से आ रही है, मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा। ब्रदर पूहू
आखिर ये सब क्या हो रहा है। और मो उन लोगों से कहता है अब तुम लोग चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल सकते। पूहू उसकी ये बात सुनकर डर जाता है और उससे पूछता है मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। पर तभी पहाड़ के ऊपर से कुछ लोग उतरकर नीचे आने लगते हैं, जहाँ पूहू बहुत ज्यादा डरा हुआ था और उसके साथी कहते हैं बॉस प्लीज हम लोगों को बचा लो। और मो सामने की तरफ देखते हुए कहता है मुझे लगता है कि अब ये उनकी बारी है। जहाँ पर लू फेंग अपने दो वॉरियर्स के साथ खड़ा हुआ था और मो उनको देखकर अपने मन में कहता है ये तो बीमिंग की लू फैमिली है, जो कि हुआ की एक लौती स्पोर्ट्समैनशिप फैमिली है। पूहू मो और लू फेंग के बीच में खड़ा हुआ कहता है हम लोग तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, प्लीज हम लोगों को मत मारना। जिसके बाद मो लू फेंग से कहता है मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से एडमायर कर रहा था, पर मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि तुम इतनी रात को मेरे विला पर आकर मुझसे मिलोगे। ये तो सच में मेरे लिए बहुत बड़ी सरप्राइज की बात है। लू फेंग हंसते हुए मो से कहता है ब्रदर मो तुम्हारा आई साइड तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम सच में लॉन्गशी सिटी का आधार होना डिजर्व करते हो। और मो उसकी ये बातें सुनकर सोचता है मैंने सही सोचा था, ये यहाँ पर मेरी बॉडी रिफाइनिंग पिल्स की वजह से ही आया है। पर वो फिर भी लू फेंग से कहता है मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हारा इंटेंशन क्या है, पर जो भी हो मेरा दूसरा अपॉइंटमेंट है, इसलिए मैं अभी तुम्हें समय नहीं दे सकता। पर लू फेंग हंसते हुए मुंह से कहता है मैं यहाँ से वैसे भी तुम्हारे साथ डिस्कस करने नहीं आया। जिसके बाद वो अपने दोनों वॉरियर्स को आगे भेजता है और कहता है अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मरवा सकता हूँ तो मुझे अपने हाथ गंदे करने की क्या जरूरत है। और मो उन दोनों की स्पीड देकर कहता है सच में ये लोग तो बहुत ज्यादा फास्ट है। वो दोनों ही मो को अपनी तलवार मार देते हैं और सोचते हैं हमने इसे तलवार मार दी। पर लू फेंग भी ये देखकर हैरान था और वो अपने मन में सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, इस इंसान ने साउथ मैंशन को एक ही रात में बर्बाद कर दिया, वो इतने आसानी से मारा नहीं जा सकता। और उसका ये शक मो सच में बदल देता है, क्योंकि तभी मो का वो ब्लू लाइट चार्म एक्टिवेट होता है, जिसके बैरियर की वजह से उन दोनों सोर्ट्समैन की तलवारें टूट जाती हैं और वो दोनों भी काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। लू फेंग ये देखकर कहता है बचकर, उसे भी इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने दांत पीसते हुए कहता है अब मुझे ऐसा देखकर लगता है कि सब काम मुझे खुद से ही करना पड़ेगा। जिसके बाद लू फेंग अपनी पावर्स को रिलीज करता है और मो उसे देखकर कहता है तो ये लू फेंग की वो रियल पावर है जिसकी वजह से सब इसे सोर्ट्समैन मास्टर कहते हैं। और लू फेंग अपनी तलवार को समन कर मो से कहता है मो अगर मुझे ये सब मेरी लड़की की वजह से नहीं करना होता तो मुझे अपनी जिंदगी में कभी भी अपनी तलवार को फिर से समन करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर आज मैं तुमसे वो बॉडी रिफाइनिंग पे लेकर जाऊंगा और वो सब जो तुम्हारे पास है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी लू फैमिली ने खोया है तुम्हें उससे 100 गुना खोना होगा। जो बोलते हुए लू फेंग मो पर अटैक कर देता है, जहाँ उन दोनों की पावर्स एक दूसरे से टकराने पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा इंटेंस फाइट चलने लगती है। जहाँ पर मो लू फेंग पर अटैक करते हुए सोचता है इसकी तलवार सच में बहुत ज्यादा फास्ट है, लू फेंग सच में एक रियल सोर्ट्समैन मास्टर होने के लायक है। और लू फेंग भी मो से लड़ता हुआ सोचता है ये लड़का इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, ये हर बार मेरी तलवार के बार से बच जाता है। फिर वो दोनों लड़ते हुए नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर मो के हाथ साफ दिख रहे थे कि वो कपकपा रहे थे और मो के चेहरे पर तलवार के कई सारे घाव दिखते हैं, जिससे ये बात साफ समझ में आती है कि यहाँ पर लू फेंग का पड़ा भारी है। और लू फेंग हंसते हुए मो से कहता है अगर तुम यहाँ पर बचना चाहते हो तो जल्दी से वो बॉडी रिफाइनिंग पिल्स मुझे दे दो। और मो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है मेरी पूरी स्ट्रेंथ के बाद भी एक मार्शल आर्ट मास्टर से लड़ना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसके अलावा उन दो ब्लैक और व्हाइट सोर्ट्समैन से लड़ने के लिए मैंने अपनी कई सारी स्पिरिचुअल पावर को बर्बाद कर दिया था। पर तभी मो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रिलैक्स होकर अपनी तलवार को रख लेता है और वो हंसते हुए लू फेंग को एडवाइस देते हुए कहता है समय रहते यहाँ से निकल जाओ वरना तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे। लू फेंग उसकी ये बात सुनकर कहता है अब तुम मुझसे फाइट नहीं कर सकते तो तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। पर मो मन मन मुस्कुराते हुए लू फेंग से कहता है मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम पक्का सब कुछ हारने वाले हो और बाद में तुम चाहकर भी यहाँ से नहीं जा पाओगे। चलो अब आसमान की तरफ देखो। और तभी वहाँ आसमान में यंग यंग मिलिट्री का हेलीकॉप्टर दिखता है, जो देखकर लू फेंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और वहाँ एक एक कर 4 हेलीकॉप्टर्स उतरते हैं और वहाँ लू फेंग इतने सारे सोल्जर्स को देखकर डर जाता है और जल्दी से अपनी तलवार को अंदर रख लेता है। फिर हिंडा नीचे उतरकर मो से कहती है मैं जाओ मू लेन यंग यंग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर सामान लेने के लिए आई हूँ। अब गाइस इसका नाम क्लियर हो चुका है, इसलिए मैं अब आने वाले सभी एपिसोड्स में इसका नाम मू लेन ही बोलूंगा, इसलिए गाइस आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। लू फेंग यंग यंग मिलिट्री की कमांडिंग ऑफिसर को वहाँ पर देखकर बहुत
ज्यादा दंग था और मूलेन मो से माफी मांगती है क्योंकि वो लोग वहाँ पर लेट हो चुके थे। पर मो उससे कहता है कोई बात नहीं। पर लूफेन को ये बात जरा सी भी समझ में नहीं आती कि आखिर यंग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के सोल्जर्स मो के साथ इतने ज्यादा रिस्पेक्टफुल क्यों हैं। जिसके बाद मो लूफेन से कहता है मेरी तुम्हारी लू फैमिली के साथ दुश्मनी रखने की कोई भी इंटेंशन नहीं है, पर अगर तुम्हारी लू फैमिली अभी भी मेरे साथ मुसीबत मोल लेना चाहती है तो मैं इसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। लूफेन डरा हुआ मुंह से चिल्लाकर कहता है मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। असल में मैं बस अपनी लड़की को बचाना चाहता था, इसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। मिस्टर मो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज मेरी लड़की को बचा लीजिए। और साथ ही बीमिंग में ऐसी कई सारी फैमिलीज हैं जिनके बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। प्लीज मिस्टर मो, उन सभी बीमार बच्चों को बस आपकी ये बॉडी प्यूरिफाइंग पिल ही ठीक कर सकती है। अगर आप उन सबको बचा लेते हैं तो जैसा आप कहेंगे वैसा मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। पर मो उसकी बातें सुनकर अपने मन में सोचता है पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सब भूल जाना चाहिए कि ये सब इसने बच्चों के लिए किया था। पर तभी मोलेन पीछे से आकर मो से कहती है मिस्टर मो, ये आपकी फ्रीडम है कि आप जिसको चाहें उसे बचा सकते हैं। हमारी यंग मिलिट्री इस चीज में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। इसलिए मो लूफेन से कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ दिन बाद तुम्हारी बीमिंग सिटी में आकर उन बच्चों को ट्रीट करूंगा। लूफेंग इस चीज के लिए मो का शुक्रिया करता है और साथ ही रोते हुए अपने मन में सोचता है मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मैं मिस्टर मो के साथ कभी भी इतना बुरा करूंगा, पर ये मेरी बुराई के बदले में मुझे अच्छाई दे रहे हैं और मेरी सिटी के बच्चों की मदद के लिए खड़े हैं। मुझे मिस्टर मो के साथ मेरे रिलेशन को अच्छा करना होगा और उनके साथ एक अच्छी दोस्ती तैयार करनी होगी। फिर से यंग मिलिट्री के बॉडी रिफाइनिंग पिल ले जाने के बाद का होता है, जिन्हें देखते हुए मो कहता है आखिरकार अब मैं अपने विला में जाकर आराम कर सकता हूँ। सच में मैं आज बहुत थक चुका हूँ। और पोहू भी मो की पावत को देखकर बहुत ज्यादा डर चुका था और वो भी पतली गली पकड़कर वहाँ से निकलने लगता है और मो से कहता है मिस्टर मो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर से नॉर्थ मैशन के कोर्टयार्ड का होता है जहाँ पर जुयू और वेंगशेंग बैठे हुए थे। वहाँ उसका एक आदमी आकर रिपोर्ट करता है कि बीमिंग सिटी की लू फैमिली का पेट्रियार्क लू फेंग मो से फाइट करने पर उससे हार चुका है। जुयू ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वेंगशेंग भी डरा हुआ कहता है क्या लू फैमिली भी हार चुकी है, तो अब हम मो को ढूंढने के लिए अपने नेक्स्ट मूव को इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। जुयू उससे कहता है नहीं, अब हमें लू फैमिली को अपना एलाय बनाना होगा, हम लोग मो के साथ मिलकर लड़ेंगे। वेंगशेंग कहता है लू फेंग अभी अभी हारा है, क्या वो हमारे साथ एलाय फॉर्म करेगा। पर जुयू हंसते हुए वेंगशेंग को समझाता है कोई भी इंसान एलाय तब नहीं बनाता जब उसका कोई प्रॉफिट ना हो। पर तुम भी ये बात समझते हो कि मो ने अभी अभी लू फैमिली और क्वीन फैमिली की मैरिज को तोड़वाया है और साथ ही अब उसने लू फैमिली को भी हरा दिया। मो ने लू फैमिली के चेहरे पर एक के बाद एक थप्पड़ मारे हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि लू फैमिली मो पर गुस्सा नहीं होगी। तुम्हें और मुझे पर्सनली लू फैमिली के लिए गिफ्ट तैयार करना होगा जो लेकर हम लू फैमिली में जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि वो हमारे ग्रुप में ज्वाइन करने से मना नहीं कर पाएगा। जिसके बाद ईस्ट और वेस्ट का पेयर मेंशन, लू फैमिली और नॉर्थ मेंशन तीनों एक दूसरे के साथ एलाय बनाकर मो को जरूर से मार डालेंगे। वेंगशेंग भी ये सुनकर जोश में आ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है चलो तैयार हो जाओ, फिर लू फैमिली में चलते हैं। अब सीन बीमिंग सिटी के पेरेंट्स एसोसिएशन चर्च का होता है जहाँ पर एक औरत लू फेंग से कहती है क्या इस पिल को खाने के बाद सच में मेरा लड़का ठीक हो जाएगा। लू फेंग कहता है हाँ, मुझे मिस्टर मो पर यकीन है। फिर वो लेडी उसके बच्चे को पिल खिला देती है और रोते हुए सोचती है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। और तभी वो लड़का अपनी माँ को आवाज देता है जो सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और ऐसे ही सभी लोग बॉडी रिफाइनिंग पिल की वजह से अपने अपने बच्चों को ठीक कर चुके थे और बहुत ज्यादा खुश थे। सभी लोग वहाँ पर आकर मो का शुक्रिया करते हैं और मो अपने मन में सोचता है मैंने बस कुछ ही पिल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, पर सभी लोग आकर मुझे शुक्रिया करने में लगे हैं। प्लीज मुझे सो जाने दो, कल रात की वजह से वैसे भी मैं ठीक से नहीं सो पाया था और फिर जल्दी जल्दी कर यहाँ पर आ गया, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। फिर एक लेडी आकर मो से कहती है मिस्टर मो, आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, प्लीज आप जाकर थोड़ी देर आराम कीजिए। फिर एक आदमी कहता है मुझे नहीं पता कि मिस्टर मो कहाँ रुकेंगे, अगर मिस्टर मो आपके पास रुकने की कोई भी जगह नहीं है तो मुझे इसमें खुशी होगी कि अगर आप मेरे यहाँ पर रुके। पर तभी लू फेंग भी मो से कहता है हाँ ये ठीक है मिस्टर मो, अगर आप चाहे तो कुछ दिन आकर मेरे मेंशन में रह सकते हैं। वैसे भी कुछ ही दिनों बाद लू फैमिली की सोट गैदरिंग होने वाली है, प्लीज आप उसमें जरूर आइएगा, आपको ये देख कर बहुत ज्यादा मजा आएगा। मो सोट गैदरिंग का सुनकर बोलता है ये सुनने में काफी ज्यादा मजेदार है, मैं इसे जरूर देखना चाहूंगा। लू फेंग कहता है ठीक है मिस्टर मो, मेरे साथ चलिए। फिर सीन कुछ दिन आगे शिफ्ट हो जाता है जहाँ बीमिंग सिटी की मेन रोड पर नॉर्थ मैनशन की कारें आ रही थीं। वहाँ खड़े हुए सभी लोग ये देखकर आपस में बातें करते हुए कहते हैं आखिर नॉर्थ मैनशन की कार्स और ट्रक्स आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं।
शायद इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग लू फैमिली की स्वॉर्ड गैदरिंग देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर वो सभी कार्स और ट्रक्स लू फैमिली के मेंशन के आगे जाकर रुक जाती हैं, जिसमें से ज़ुयू और वेंगशेंग निकलते हैं। ज़ुयू वहाँ पर उतरते ही वेंगशेंग से कहता है, हम लोग यहाँ पर लू फैमिली के लिए कई सारे गिफ्ट्स लेकर आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोग हमारे साथ एलाई फॉर्म जरूर करेंगे। वेंगशेंग भी हंसते हुए कहता है, और जैसे ही वो लोग हमारे साथ एलाई फॉर्म करेंगे तो उसी समय मो का मरना भी लिखा जाएगा। पर जैसे ही वो लोग सामने की तरफ देखते हैं, उनकी आंखें बाहर आ जाती हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो दोनों ही एक साथ चिल्लाकर कहते हैं, मो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मो भी उन दोनों को हाय करते हुए कहता है, टू मेंशन मास्टर्स, वाह क्या इत्तेफाक है। और वो दोनों ही मो को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और वो सोचते हैं आखिर ये कैसा बकवास सा इत्तेफाक है। फिर ज़ुयू कानाफूसी करते हुए वेंगशेंग से कहता है, आखिर ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या इसने लू फैमिली को तबाह नहीं किया। वेंगशेंग भी थोड़ा सा घबराया हुआ कहता है, देखकर तो ऐसा नहीं लगता, ये लू पिंग के कितने ज्यादा करीब है। मुझे तो ये देखकर ऐसा लगता है कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। तभी मो लू फैंग के साथ जाकर हाथ मिलाता है और उसकी बाकी फैमिली भी वहाँ पर खड़ी होकर स्माइल करती है, जो देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इस लड़के ने तो लू फैमिली के साथ भी अपनी दोस्ती बना ली है। फिर लू पिंग मो से पूछती है, ब्रदर मो क्या आप इन दोनों बूढ़े इंसानों को जानते हैं। मो कहता है, हाँ मैं इनको थोड़ा बहुत जानता हूँ, हम लोगों के बीच में एक छोटा सा पंगा चल रहा है। तो लू पिंग मो से कहती है, ठीक है ऐसा है तो ब्रदर मो इन लोगों को इग्नोर कर मुझे फिर से स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस करवाना चालू कीजिए। मो से कहता है, ठीक है। और लू पिंग की बात सुनकर वेंगशेंग और ज़ुयू अपने मन में सोचते हैं, आखिर तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को इग्नोर करने की। जिसके बाद वेंगशेंग गुस्से में ज़ुयू से कहता है, मैं इस लड़के को मारना चाहता हूँ। तो ज़ुयू उसे शांत करता है, जिसके बाद वो मो से कहता है, मिस्टर मो मैंने सुना है कि तुम केवल 3 तलवार के ब्लोज में साउथर्न हेवनली गेट्स को तैयार कर सकते हो, और ऐसा करने पर तुम हुहा के टॉप स्वॉर्ड्समैनशिप मास्टर बन जाओगे। तो क्यों न हम दोनों एक दूसरे के बीच में एक कंपटीशन रखें। तो मो उससे पूछता है, आखिर कैसा कंपटीशन। ज़ुयू हंसते हुए मो को बताता है, हमारे कुछ छोटे से सिंपल रूल्स रहेंगे। हम दोनों लू फैमिली से एक एक डिसाइपल को चुनेंगे और उन्हें कुछ डायरेक्शन और एडवाइस देंगे, और जो डिसाइपल स्वॉर्ड गैदरिंग को जीतेगा वो हमारा विनर होगा, और लूजर को विनर की सारी पनिशमेंट्स माननी होंगी। वेंगशेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ज़ुयू क्या करना चाहता है। वो अचानक से स्वॉर्ड कंपटीशन में भाग क्यों लेने लगा। पर अभी भी मो को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर नॉर्थ मेशन क्या चाहती है, क्या वो उसे पकड़ना चाहती है या कुछ और। फिर मो उसे कहता है, ठीक है मैं लू। मो इतना ही बोल पाता है, तभी ज़ुयू बोलता है, मैं लू जियानिन को चुनता हूँ। ये देखकर वेंगशेंग मुस्कुराता हुआ अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है कि मेंशन मास्टर ज़ुयू कोई साइकोलॉजिकल थ्योरी इस्तेमाल कर मो को गुस्सा दिलाना चाहते हैं और उसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो जियानिन लू फैमिली का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल है। मेंशन मास्टर ज़ुयू इस चीज को पक्का जीत सकते हैं। फिर ज़ुयू मो से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना, पर मैं सुन नहीं पाया कि आखिर तुमने लू फैमिली के किस डिसाइपल को चुना है। मो उससे गुस्सा करते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ज्यादा फास्ट हो, पर फिर भी मैं ली जियांग को नहीं चुन रहा था। मैं अपने लिए जिसको चुनना चाहता हूँ वो लू पिंग है। ज़ुयू और वेंगशेंग ये देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। ये एक बीमार लड़की को जियानिंग को हराने के लिए कैसे चुन सकता है। ज़ू पिंग ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और मो के पास आकर कहती है, ब्रदर मो ने मुझे चुना है, मैं पक्का इस चीज को जरूर जीतूंगी। पर ज़ुयू अपने मन में सोचता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मो पूरी तरह से बेवकूफ है, इसने तो अपनी ही कब्र खोद ली है, क्योंकि जब लू पिंग स्वॉर्ड गैदरिंग के बाद बहुत ज्यादा घायल हो जाएगी तो मो पक्का इस बैट को हार जाएगा। फिर इसके अलावा लू फेंग मो को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो लू पिंग से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो मो से इस चीज का बदला जरूर लेगा। फिर से लू फैमिली के स्वॉर्ड गैदरिंग के ओपनिंग डे का होता है। वहाँ पर जैसे ही लू फेंग को ये पता चलता है कि उसकी लड़की भी स्वॉर्ड गैदरिंग में पार्टिसिपेट कर रही है, वो उस आदमी पर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम ऐसा कैसे होने दे सकते हो। वो आदमी लू फेंग के हाथ जोड़ते हुए कहता है, ये सभी मिस्टर मो का आइडिया था, उनने ही लू फेंग को पार्टिसिपेट करने का आइडिया दिया था। अब ये जानकर जल्दी से लू फेंग वहाँ पर जाकर स्टेडियम के लोगों को ऑर्डर देता है और कहता है, स्वॉर्ड गैदरिंग की सभी फील्ड्स को जल्दी से रोक दो। पर वो सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, मिस्टर मो अगर यहाँ पर मेरी लड़की लू पिंग को जरा सा भी कुछ हो गया तो बाद में इस चीज का ब्लेम मुझे मत करिएगा, अगर मैं इस चीज का तुमसे बदला लेता हूँ तो। क्योंकि सामने स्टेडियम में जियांगनिंग और लू पिंग खड़े हुए थे, जहाँ जियांगनिंग लू पिंग से कहता है, तुमने बस 20 मिनट के लिए मिस्टर मो के साथ अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस की है, और वैसे भी देखा जाए तो तुम मेरी अपोनेंट नहीं हो, इसलिए प्लीज और ज्यादा मुसीबतें खड़ी करना बंद करो। पर लू पिंग जियांगनिंग से
कहती है ऐसा नहीं होने वाला। आखिरकार अब जाकर तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं किसी के साथ शॉर्ट कंपटीशन कर सकती हूँ, तो मैं इतने आसानी से हार नहीं मानने वाली। भाई चलो आ जाओ। जियानिन ये देखकर थोड़ी सी टेंशन में था और वो अपने मन में सोचता है मुझे लगता है कि मुझे लूपिंग पर कुछ रैंडम अटैक्स कर इसे डरा देना चाहिए, इसके बाद वो यहाँ से चली जाएगी। इसलिए जियानिन जंप कर लूपिंग पर अटैक करता है और उसे कहता है ठीक है लूपिन, अब मेरे मूव्स देखो। लूपिन जियानिन के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, पर जियानिन लूपिंग से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से लूपिंग जमीन पर गिर जाती है। जियानिन घबराया हुआ सोचता है मुझे लगता है मैंने अभी भी कुछ ज्यादा कर दिया। और स्टेडियम में बैठे हुए सभी लोग ये देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं ये तो लू फैमिली की डॉटर है जो यहाँ पर अपनी क्यूटनेस दिखा रही है। मैंने सुना था कि जब से इसका जन्म हुआ है तब से ही ये बीमार रहती है और इसने कभी भी अपनी जिंदगी में शॉर्ट प्रैक्टिस नहीं की। जूयू भी ये देखकर मो से कहता है मो मुझे लगता है कि तुम हारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, चलो अब जल्दी करो और सोच लो कि तुम्हें बाद में क्या करना है। पर मो जूयू से कहता है तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस देखते जाओ। और स्टेडियम में जियानिन अपनी बहन से कहता है लूपिंग क्या तुम ठीक हो। लूपिंग फिर से खड़ी हो जाती है और जियानिन से कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, चलो फिर से आ जाओ। पर अब ये सब देखकर लूफेन से सहन नहीं होता और वो जल्दी से लूपिंग को आवाज देते हुए कहता है लूपेन जल्दी से नीचे आ जाओ, अपने डैड को और ज्यादा चिंता मत दो। स्टेडियम में बैठे हुए सभी लोग लूफेन को देखकर कहते हैं आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और लूफेन उन दोनों को एरिना में लड़ता हुआ देखकर लूपिंग को आवाज देता है और कहता है प्लीज मेरी बात मानो और शांत हो जाओ। पर लूपिंग उसकी बात नहीं मानती और वो स्ट्रगल करती रहती है। तभी जूयू लूफेंग के कंधे पर हाथ रखकर कहता है लूफेंग अब चिल्लाना बंद करो, क्योंकि वो चाहकर भी अब तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। लूफेंग उससे कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वेंगशेंग उसके पास आकर उससे कहता है क्योंकि मो ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। ये बात सुनकर लूफेंग मो पर चिल्लाते हुए उससे कहता है मिस्टर मो मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आपने बीमिंग सिटी के सभी पेरेंट्स और मेरी लूपिंग को बचाया था, पर स्टेज पर अगर मेरी लूपिंग को कुछ भी हो गया तो बाद में इस चीज का आरोप मुझ पर मत देना अगर मैं इसका पूरा का पूरा बदला तुमसे लेता हूँ तो। मो अपने चिल्ड मूड में लूफेंग से कहता है लूपिंग इतने आसानी से नहीं हारने वाली। लूफेंग उससे कहता है तुम्हारा ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अच्छा है, पर अगर लूपिंग को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। पर तब स्टेडियम में बैठे हुए सभी लोग एरिना में ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि लूपिंग जियानान पर एक अटैक करती है जिससे जियानांग दूर जाकर गिर जाता है। और लूपिंग उसके सिर पर अपनी तलवार रखते हुए उससे कहती है ब्रदर अब तुम हार चुके हो। लूफेन ये देखकर सच में बहुत ज्यादा हैरान होता है कि लूफिंग सच में जियानान से जीत चुकी है। सूयू और वेंगशिन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और उनके मुंह भी खुले के खुले रह जाते हैं और वो दोनों ही एक साथ अपने मन में सोचते हैं लूपिंग अपने जन्म से ही बीमार थी और उसने कभी भी तलवार को छुआ तक नहीं था, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मो उन दोनों के खुले मुंह देख कर कहता है ठीक है मैं तुम दोनों को बताता हूँ जिससे तुम लोगों को ये बात समझ में आए कि तुम लोग क्यों हार गए। फिर मो जियानिन और लूपिंग की तरफ इशारा करते हुए उन लोगों को बताना चालू करता है तुम लोगों ने बस ये देखा था कि जियानिन लूपिंग से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पर शायद तुम लोग ये भूल गए थे कि वो दोनों भाई बहन हैं और इसके अलावा लूफेंग लूपिंग से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो जियानिन आखिर लूपिंग पर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ वार कैसे कर सकता था। इसलिए जियानिन ने इस कंपटीशन को जीतने की जिद को तभी छोड़ दिया था जब उसने देखा कि लूपिंग उस पर रेगुलर अटैक किए जा रही है। और ये तो नेचुरल सी बात है कि उसने एक फ्लॉ ढूंढ लिया जिसकी वजह से वो इतनी आसानी से जीत गई। और इसी वजह से आखिर में मैंने उसे एक मूव बताया था जो तुम लोगों ने अभी अभी देखा। और वैसे भी सभी लोग उस इंसान को ज्यादा पसंद करते हैं जिसके पास बहुत सारी सुपर पावर हो, पर शायद तुम लोग उन दोनों के रिलेशनशिप को नहीं समझ पाए थे। मो की ये बात सुनकर उन लोगों को ये बात समझ में आ गई थी। जैसे ही उन लोगों ने मो के साथ इस कंपटीशन को रखने के बाद जियानिन को अपने लिए चुना था तभी उन लोगों की ये हार तय हो गई थी। लूफेंग भी मो की ये बातें सुनकर अपने मन में सोचता है इसमें कोई भी शक नहीं है कि मिस्टर मो सच में एक एक्सपर्ट है और इसके अलावा उनकी कल्टीवेशन बेस भी बहुत ज्यादा है और उनका विजन भी सच में बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। फिर मो जूयू और वेंगशिंग से बोलता है तो अब तुम लोग अपनी बैट हार चुके हो तो क्या अब मैं अपनी रिक्वेस्ट तुम लोगों से बोलूं। लूफेंग ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि उसे इस बैट के बारे में नहीं पता था और मो जूयू को अपनी रिक्वेस्ट बताते हुए कहता है मुझे पूरा का पूरा एंटायर नॉर्थ मैंशन चाहिए। ये सुनते ही जूयू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वेंगशिंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।